नमस्कार, देश प्रदेश में आपका स्वागत है और सबसे पहले आपको खबर दिखाते हैं उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से। यहां पर एक कोरोना संक्रमित व्यक्ति की मौत के बाद उसका शव नदी में फेंकने का मामला सामने आया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि दो व्यक्ति, जिसमें एक ने पीपीई किट पहना है, एक पुल पर खड़े हैं। दोनों शव को सड़क से उठाकर पुल की रेलिंग पर रखते हैं और इस वीडियो को वहां से गुजर रहे एक कार सवार ने रिकॉर्ड किया है। इलाके के सीएमओ का कहना है कि संक्रमित व्यक्ति के शव को परिजनों को सौंप दिया गया था। परिजनों ने ही शव को नदी में फेंका है और इस मामले में परिजनों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। शव को नदी में फेंकने का जो वीडियो वायरल हुआ है, उस संदर्भ में जांच करने पर यह बात प्रकाश में आई है कि यह प्रेमनाथ मिश्रा जी शोहरतगढ़ सिद्धार्थ नगर के रहने वाले थे। दिनांक 25 मई को इनको भर्ती किया गया। दिनांक 28 मई को इनकी मृत्यु हो गई। प्रथम दृष्टया यह बात प्रकाश में आ रही है कि इनके परिजनों द्वारा शव को नदी में गिरा दिया गया है। इस संदर्भ में अभियोग पंजीकृत करा दिया गया है। शेष कार्रवाई की जा रही है। बिहार के पूर्णिया के आमोर प्रखंड में एक कोरोना संक्रमित मरीज के शव को जेसीबी पर ले जाया गया और जलाने की जगह दफना दिया गया। पंचू यादव नाम के एक व्यक्ति की मौत 29 मई को इलाज के दौरान हो गई थी और मौत के बाद परिजन शव लेने नहीं आए। इसके बाद अस्पताल प्रबंधन ने शव को एक जेसीबी पर रखा और 2 किलोमीटर ले जाकर दफना दिया। मामले ने जब तूल पकड़ा तो पूर्णिया के सिविल सर्जन ने आमोर प्रखंड के चिकित्सा पदाधिकारी को पत्र लिखकर इस पर जवाब मांगा है। बिहार सरकार ने भी कोरोना के कारण अनाथ होने वाले बच्चों के लिए बाल सहायता योजना शुरू की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी है। इसके तहत वैसे बच्चे जिनके माता पिता दोनों की मृत्यु हो गई है और जिनमें कम से कम एक की मौत कोरोना से हुई है, उन्हें राज्य सरकार द्वारा 18 साल की उम्र होने तक हर महीने 1500 रुपए दिए जाएंगे। जिन अनाथ बच्चों के अभिभावक नहीं हैं, उनकी देखरेख बाल गृह में की जाएगी। ऐसे अनाथ बच्चियों का कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में प्राथमिकता के आधार पर नामांकन कराया जाएगा। अलीगढ़ जहरीली शराब मामले में मृतकों की संख्या 49 हो गई है, जबकि शराब पीने से हुई मौत के मामले में अब तक 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में एक शराब की दुकान का मालिक है। इसके अलावा 5 अन्य की गिरफ्तारी हुई है। वहीं इस मामले में जिला आबकारी अधिकारी समेत 5 लोगों को निलंबित कर दिया गया है। मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की मुआवजा राशि देने का ऐलान किया गया है। इधर अलीगढ़ के सांसद सतीश गौतम का कहना है कि घटना के लिए जिलाधिकारी भी जिम्मेदार है। अगर यहाँ का कोई भी अधिकारी, चाहे जिलाधिकारी हो, अगर काम का श्रेय लेगा तो जिम्मेदार भी वही होगा। जिला अधिकारी जिले का मालिक होता है। वो कोई भी सही, जिला अधिकारी ये नहीं कह सकते कि भाई मैं इसका जिम्मेदार नहीं हूँ। जिला अधिकारी जिले का मालिक होता है। जब जिले में इतनी बड़ी घटना हुई है तो जिम्मेदार तो होगा, वो जिले का अधिकारी है। अगर कोई भी काम यहाँ पर अच्छा होगा, उसका श्रेय कौन ले रहा है? डीएम। तो अगर कोई घटना हुई है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? डीएम। जहरीली शराब से जिन लोगों की मौत हुई है, उनके घरों में अब मातम का माहौल है। कई बच्चे अनाथ हो गए हैं तो कई ने भाई बेटों को खो दिया है। लोगों में प्रशासन के खिलाफ इस घटना को लेकर काफी गुस्सा है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ शहर के करसुआ गांव में जहरीली शराब ने कई हंसते खेलते परिवारों को मौत की सिसकियां दे दी हैं। घर में जवान बेटे अजय की मौत से पत्नी बदहवास है और 3 छोटे बच्चे अनाथ। जुड़वा भाई विजय बताते हैं कि गांव में मौत का सिलसिला 2 दिनों से चल रहा है। परसों उन्होंने ड्रिंक की थी और ड्रिंक करने के बाद में उस टाइम तबीयत खराब नहीं थी। कल उनकी काफ़ी तबीयत खराब हुई और हमने मलखान सिंह हॉस्पिटल में उनको एडमिट किया। एडमिट करने के बाद वहाँ पर और ज़्यादा तबीयत खराब हुई तो उनको रेफ़र कर दिया मेडिकल के लिए और मेडिकल में उनका इलाज चला और वहाँ पर करीब 1 घंटे बाद उन्होंने मृत घोषित कर दिया। पर सुबह जाके मीडिया वाले काफ़ी आए थे तो तब जाके उन्होंने पोस्टमार्टम स्टार्ट किया और देन फिर हमारा भाई का पोस्टमार्टम हुआ। तो मैं तो सिर्फ यही प्रशासन से गुहार करूँगा कि जो आंकड़ा है, इतना बड़ा आंकड़ा है लेकिन दिखाया कम जा रहा है।
करसुआ गांव से ही सटे इस छोटी सी शराब की दुकान ने शुक्रवार से लोगों को शराब के नाम पर जहर बेचना शुरू किया था। जहरीली शराब पीने से हो रही मौतों पर प्रशासन कितना संवेदनशील है, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि टैंकर के ड्राइवर नरेंद्र सिंह की शराब पीने से मौत हो चुकी है, लेकिन कई घंटों से उनके चचेरे भाई कार में शव रखकर घूम रहे हैं। सुबह से ही डेड बॉडी यहीं पे है। मैं स्वयं गया था थाने में। एक शर्माजी थे, सरनेम उनका शर्माजी था। उनसे मेरी बात भी हुई। उन्होंने कहा कि आप डेड बॉडी को ले जाओ मलखान सिंह हॉस्पिटल। वहाँ से हमारे पास सूचना आएगी तब हम पंचनामा करेंगे। अलीगढ़ के मोर्चरी के बाहर शव के कतार लगे हुए हैं। पोस्टमार्टम में हो रही देरी के चलते परिजनों का गुस्सा बढ़ रहा है। यहीं हमें सुषमा मिली, जिनका दावा है कि अवैध शराब की शिकायत करने के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई। ऐसा है, 1 महीने पहले 30 अप्रैल को भाई की मौत हुई है दारू पीने से, जहरीली शराब की वजह से हुई है। अच्छा। उसके पास 3 लड़कियां हैं। हमने खूब शिकायत करी सबसे, कोई गाँव वालों किसी ने सुनी नहीं। और आज भी ये इतने मरे तो वो दारू से ही मरे हैं। अलीगढ़ में जहरीली शराब बेचने के मामले में अब तक आधा दर्जन लोगों की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन जहरीली शराब मामले का मास्टरमाइंड ऋषि शर्मा के बीजेपी समेत कई राजनीतिक पार्टियों का संरक्षण भी हासिल है। यही वजह रही कि 2009 में अवैध शराब के मामले में मुकदमा दर्ज होने के बावजूद फिर से ये शराब व्यवसाय में सक्रिय हो गया। उत्तर प्रदेश सरकार को हर साल शराब के ऊपर 36,000 करोड़ रुपए का टैक्स मिलता है, लेकिन उसके बावजूद शराब के नाम पर इनको मौत दी जा रही है। यही वजह है कि हर बार जहरीली शराब से लोगों की मौतें होती हैं और उसके बाद में कुछ अधिकारियों का निलंबन और मुआवजा देकर इस मामले से पल्ला झाड़ लिया जाता है और जहरीली शराब से आए दिन मौतों का सिलसिला चलता रहता है। अलीगढ़ से गौरी प्रसाद और अदनान खान के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और अब बात पश्चिम बंगाल की। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा है। मुख्य सचिव को दिल्ली बुलाए जाने पर उन्होंने कहा कि मुख्य सचिव की क्या गलती थी। ऐसा कर केंद्र सरकार न केवल मुझे परेशान कर रही है बल्कि मुख्य सचिव को भी अपमानित कर रही है। उन्होंने कहा कि बंगाल की भलाई के लिए तो पीएम के पैर भी छू लूं, लेकिन राजनीतिक प्रतिशोध बंद होना चाहिए। वहीं तूफान की समीक्षा बैठक के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि ये तय हुआ था कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की बैठक होगी, लेकिन राज्यपाल के साथ विपक्षी नेता भी बुलाए गए, जिनमें बीजेपी नेता शामिल थे। ममता बनर्जी ने कहा कि पीएम मोदी ने ओडिशा और गुजरात की बैठक में विपक्ष को क्यों नहीं बुलाया। तेलंगाना सरकार ने कुछ अस्पतालों में कोरोना मरीजों के इलाज के लिए इजाजत दी है, तो वहीं 60 अन्य अस्पतालों को ज्यादा बिल लेने को लेकर नोटिस भेजा गया है। उमा सुधीर की रिपोर्ट आप देखिए। पोचम्मा का कहना है कि उसे अपने कोरोना पॉजिटिव बेटे को नॉन इन्वेजिव वेंटिलेटर सपोर्ट के लिए प्राइवेट अस्पताल से सरकारी अस्पताल में मजबूरी में ले जाना पड़ा। उनका कहना है कि अस्पताल हर रोज का 1 लाख रुपए मांग रहा है और वो इतना अपना घर बेचकर भी नहीं दे सकती हैं। हम गरीब हैं, हम इतना खर्च नहीं उठा सकते, इसीलिए हम उसे यहाँ ले आए। तेलंगाना सरकार ने कोरोना मरीजों के इलाज के लिए दरें तय की हुई हैं, लेकिन कई अस्पताल इसे नहीं मान रहे हैं। ज्यादा बिल लेने के आरोपों के बाद 64 अस्पतालों को कारण बताओ नोटिस और 5 अस्पतालों से कोरोना मरीजों का इलाज करने के अधिकार ले लिए गए हैं। विरिंची अस्पताल का कोरोना मरीजों के इलाज का अधिकार दूसरी बार छीना गया है। अस्पताल पर लापरवाही का आरोप है। गुरुवार को एक मरीज के रिश्तेदार पर अस्पताल में डॉक्टर पर हमला करने का आरोप है। मरीज की 2 हफ्ते के इलाज के बाद मौत हो गई। मेरे भाई की मौत रात को 9 बजे हुई और सुबह 3 बजे हमें बोलते हैं कि हम आपके पैसे रिफंड कर देंगे। क्यों? हमें पैसे नहीं चाहिए। उन्होंने मेरे भाई का गलत ट्रीटमेंट क्यों किया? 16 लोगों पर पुलिस केस दर्ज किया गया है, जिन्होंने डॉक्टर पर हमला किया है। पिछले साल मार्च से डॉक्टर, नर्स, मरीज और उनके परिवार बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं।
सरकार पर अब ये जिम्मेदारी है कि वो स्वास्थ्य सेवकों का पूरा समर्थन करते हुए मरीज और उनके परिवार के सामने आए चुनौतियों का समाधान करें। हैदराबाद से उमा सुधीर, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और असम में चुनाव के बाद से कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। पहली लहर में चाय बागान में ज्यादा मरीज नहीं मिले, लेकिन दूसरी लहर में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। तिनसुकिया से रत्नदीप चौधरी की रिपोर्ट आप देखिए। 47 साल की मंजू तांती अपना हौसला बनाए रखने के लिए गाना गा रही हैं। वो तिनसुकिया के टी स्टेट में चाय की पत्तियां तोड़ती हैं। ये चाय की पत्तियां को इकट्ठा करने का समय है। तमाम तरह की पाबंदियों के बावजूद चाय बागान में काम करने की इजाजत है, लेकिन मंजू, जिनके 2 बच्चे हैं, डरी हुई हैं। उनके साथ काम कर रहे 30 लोग पिछले कुछ दिनों में कोरोना पॉजिटिव आए हैं। डर तो लग रहा है, जो बागान में हमारा साथ इतना आदमी हम लोग काम करते हैं, हुआ है बहुत कम हुआ है, लेकिन हमारा बागान में बहुत ज़रूरी है ये वैक्सीन लाने के लिए। ये सभी की ज़रूरत है। ऐसे बिना वैक्सीन में तो कब कहाँ कब कैसे हो जाए इसको तो किसी को पता नहीं चलता है। चाय बागान में जिस जगह पर मजदूर रहते हैं उसे कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। संक्रमित मरीजों का इलाज बागान के अंदर कोविड केयर फैसिलिटी में हो रहा है। पहली लहर में शायद ही कोई केस सामने आया, लेकिन इस बार 30 संक्रमित हैं। टीकाकरण हो रहा है, लेकिन उसे तेज करना होगा। ऐसा लगता है कि वायरस तेजी से फैल रहा है। असम सरकार के मुताबिक राज्य में 800 चाय बागान हैं, 370 कोरोना से प्रभावित है। वहीं सिर्फ 271 में कोविड केयर सेंटर है। 28 मई तक दूसरी लहर में 6146 चाय बागान मजदूर पॉजिटिव आए थे। 43 की मौत हुई है। पिछले 10 दिनों में चाय बागान के मजदूरों में कोरोना केस 300% बढ़ा है। मौतें भी 3 गुना ज्यादा हुई हैं। 57 नए कोविड केयर सेंटर बने हैं, लेकिन प्रभावित 29 टी गार्डन में कोविड केयर सेंटर नहीं है। 43% मरीज ठीक हुए हैं, लेकिन अभी भी 3500 एक्टिव केस हैं। टी ट्राइब कल्याण मंत्री लोगों को जागरूक कर रहे हैं, जिससे बीमारी को फैलने से रोका जा सके। बागान पे एक कमेटी कर दिया गया है और वो लोग देख रेख कर रहे हैं, ताकि हम सभी जो जानकारी है वो साथों साथ हम हासिल कर सके, और वैक्सीन लेना हो या टेस्टिंग करना हो, इसमें भी वो कमेटी सभी को सहायता कर रहा है। जो पॉजिटिव मिला उनको हम लोग हॉस्पिटलाइज करके रखे हैं, लेकिन उनका लड़का बच्चा के लिए खाना पीना के लिए सरकार का तरफ से पूरे घर का राशन के लिए 2000 रुपया दिया जाता है। गुवाहाटी हाईकोर्ट में दाखिल PIL पर राज्य सरकार से चाय बागानों में कोरोना के हालात पर लिखित जवाब 31 मई से पहले मांगा गया है। तिनसुकिया से रत्नदीप चौधरी की रिपोर्ट, NDTV इंडिया। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में कुएं में काम के दौरान मिट्टी में दबने से 3 मजदूरों की मौत हो गई है। एक मजदूर का शव मिल गया है, वहीं 2 मजदूरों का अब भी पता नहीं चल सका है। जिला प्रशासन का राहत का काम पिछले 24 घंटे से यहां पर जारी है। देखिए, चूंकि ये जो दुर्घटना हुई है ये मिट्टी के धसकने के कारण हुई है, तो हमको अभी भी बहुत सावधानी से काम करना पड़ रहा है। कल शाम से लगातार हम जुटे हुए हैं। अभी हमने उसमें जो 3 लोग दबे हुए हैं उनमें से एक को रेस्क्यू कर लिया है, और बाकी हमारे साथ SDRF की टीम लगी हुई है, SCCL के एक्सपर्ट्स की टीम लगी हुई है। और हरियाणा में यमुनानगर जिले के छप्पर इलाके में एक 3.5 साल के बच्चे की मौत गोली लगने से हो गई। ये बच्चा अपने मामा के घर गया था, जहां असली पिस्तौल से वो खेल रहा था, और तभी उस पिस्तौल से गोली चल गई जो बच्चे की छाती में लग गई और बाद में उसकी मौत हो गई। पुलिस ने बच्चे के मामा के खिलाफ अवैध हथियार रखने और कई अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया है।
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सीबीआई की टीम ने एक एफसीआई क्लर्क के पास से करीब 3 करोड़ रुपए पकड़े। इस क्लर्क के पास से 8 किलो सोना और करेंसी काउंटर मशीन भी बरामद की गई है। सीबीआई की टीम ने आरोपी किशोर मीणा के घर से ये सारी बरामदगी की है। हरियाणा के गुरुग्राम में दर्ज कराई गई एक शिकायत के आधार पर इस क्लर्क तक सीबीआई टीम पहुंची, जिसमें कहा गया था कि आरोपी बिल भुगतान के बदले रिश्वत मांगता था। यूपी के संभल में सोशल मीडिया पर वायरल पुलिस के एक वीडियो का संज्ञान लेकर जांच की जा रही है। इस वीडियो में कुछ पुलिस वाले ब्रह्मा बाजार इलाके में सड़क किनारे खड़ी कुछ बाइकों को तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये वीडियो कहां से और कब भेजा गया है। बिहार के दरभंगा में बाढ़ जैसे हालात हैं। राज्य के दूसरे सबसे बड़े अस्पताल डीएमसीएच के कई विभागों में पानी भर गया है। आलम यह है कि अस्पताल में आवारा पशु घूम रहे हैं और पानी के बीच से तीमारदार अस्पताल में भर्ती अपने बीमार रिश्तेदारों तक पहुंच पा रहे हैं। वहीं स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि ये हालात यास तूफान की वजह से बने।